नमस्कार दोस्तों। पिछले साल बाबा का ढाबा जबरदस्त वायरल गया सोशल मीडिया पर। ढेरों लोग बाबा की मदद करने के लिए पहुंचे। बहुत से लोगों ने पैसे भी डोनेट किए बाबा की मदद करने के लिए। लेकिन अब खबर आती है कि कांता प्रसाद, जिन्हें हम बाबा के नाम से जानते हैं, ये आज के दिन सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिटेड है। रीजन क्या है? कहा जाता है कि इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश करी। ऐसा कैसे हो गया? कैसे एक ये होलसम खुशी भरी कहानी इतनी ट्रैजिक कहानी में बदल गई? आज के वीडियो में मैं इसकी बात करना चाहूंगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इस कहानी में हम सब के लिए। एक बहुत बड़ी सीख मिलती है इस कहानी से हम सबको। आइए जानते हैं कैसे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। अक्टूबर 2020 की बात है। एक फूड व्लॉगर गौरव वासन अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। इस वीडियो में ये एक 80 साल के कपल की कहानी दिखाते हैं, कांता प्रसाद और उनकी वाइफ बदामी देवी। मटर पनीर नहीं मिलेगा और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। ये अपनी मेहनत से एक ढाबा चलाते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कोविड की वजह से इन्हें बड़ी मुश्किल हो रही थी अपना गुजारा चलाने में। इनकी कहानी जब ढेरों लोगों ने सोशल मीडिया पर सुनी तो लोगों के दिल तक पहुंची। ट्विटर पर वसुंधरा नाम की एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो की एक क्लिप शेयर करी थी जिसे 50,000 से भी ज्यादा रीट्वीट्स मिले। और देखते ही देखते बाबा के ढाबा की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल चली गई। रणदीप हुड्डा जैसे फेमस सेलिब्रिटीज भी लोगों को रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज वहां जाकर खाना खाइए बाबा के ढाबा को सपोर्ट करने के लिए। और बहुत से लोग गए भी बाबा के ढाबा पर खाना खाने के लिए। बाकी कुछ लोगों ने सिंपली पैसे में डोनेशन करी। 20 दिन बाद जो सेम ट्विटर यूजर थी, उन्होंने ट्वीट किया कि बाबा और उनकी वाइफ को कैटरैक्ट है। तो उनके फादर के फ्रेंड डॉक्टर समीर सूद ने उन्हें फ्री में ऑपरेशन करवाया उनकी आंखों का और उन्हें एक क्लियर आईसाइट दे दी। ऐसी कहानी देखकर लोगों को सही में लगा कि इंसानियत और कंपैशन अभी भी जिंदा है दुनिया में, और सोशल मीडिया को आज के दिन भी कितनी अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हालात बिगड़ गए। सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स ने और बाबा ने खुद क्लेम किया कि फूड व्लॉगर गौरव वासन ने उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि गौरव ने कुछ पैसे चुरा लिए डोनेशन के, जो कि एक्चुअली बाबा को आने थे। इनफैक्ट बाबा ने जाकर एक पुलिस कंप्लेन भी रजिस्टर कराई और दिल्ली पुलिस ने गौरव के खिलाफ केस भी रजिस्टर किया अंडर आईपीसी सेक्शन 420। जैसे ही ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर लोग गौरव को ट्रोल करने लगे, गालियां देने लगे, चोर कहकर बुलाने लगे। बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी। आप पूछोगे बाबा कैसे दे पाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस? अब अचानक से कोई लॉयर प्रेम जोशी नाम के और एक और ब्लॉगर तुषांत नाम के आ गए सीन में, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद थे। गौरव ने रिस्पॉन्स में कहा कि कुछ गलत लोग बाबा का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और भड़का रहे हैं। गौरव का मानना था कि ये एलिगेशंस बाबा ने खुद से नहीं लगाए थे, बल्कि पीछे से कुछ लोग उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग अपने आप को खुद का मैनेजर बताते हैं बाबा का। तो गौरव पर प्रेशर बनाया गया कि गौरव अपनी बैंक डिटेल्स दिखाएं जिससे कि सत्य सामने आए। और गौरव ने मीडिया को सामने जाकर ये अपनी बैंक डिटेल्स दिखाई भी, जिससे कि क्लियर हो गया कुछ टाइम बाद कि गौरव ने सारा का सारा पैसा एक्चुअली में डोनेशन का जो आया था बाबा के लिए, वो बाबा को ही दिया था, खुद के लिए नहीं रखा था। अब जो पैसे बाबा को मिले, बाबा ने उससे एक नया रेस्टोरेंट खोला और कुछ नए शेफ्स को भी हायर किया उस रेस्टोरेंट के लिए। अनफॉर्चुनेटली बाबा का रेस्टोरेंट इतना अच्छा चला नहीं, क्योंकि कोरोना की एक और वेव आई थी। तो उन्होंने इस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया और वापस अपने ढाबा पर आ गए काम करने के लिए। अब बाबा को यहां पर रिग्रेट भी महसूस हुआ, तो उन्होंने गौरव को जाकर अपोलोजाइज किया, सॉरी मांगा, और गौरव को कहा कि वो वेलकम है अगर कभी भी इनके ढाबा पर खाने के लिए आना चाहे तो। दूसरी तरफ गौरव ने भी बड़ा दिल दिखाया और बाबा को माफ किया। उन्होंने कहा कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, गलती करने वाले से बड़ा गलती माफ करने वाला होता है। तो इन दोनों के बीच सिचुएशन फिर अच्छी हो गई, एक हैप्पी एंडिंग मिल गई यहां पर। लेकिन अभी फिर एक और खबर आती है। कांता प्रसाद ने एलिजिडली आत्महत्या करने की कोशिश करी। उनके बेटे आजाद ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि उनके पापा डिप्रेशन से गुजर रहे थे पिछले कुछ सालों से, और 6 साल पहले भी उन्होंने सुसाइड करने की अटेम्प्ट करी थी। एग्जैक्टली इसके पीछे क्या रीजन है ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जो मीडिया ट्रायल है और जनता का इंस्टेंट रिएक्शन है हर चीज को लेकर, इससे एक बहुत बुरा असर पड़ा है। खुद ही सोचकर देखिए, जब बाबा ने एक रैंडम एक्विजिशन लगाया गौरव पर, तो लोगों ने उसे बिना वेरीफाई करे, कुछ भी देखे, अंधाधुंध यकीन कर लिया। कुछ सोशल मीडिया के ट्रोल्स ने कुछ बोला, यकीन कर लिया लोगों ने, और लोग अचानक से तुरंत पहुंच गए ट्रोल करने के लिए, गालियां देने के लिए गौरव को। और कुछ दिनों बाद जब सिचुएशन पलटी, तो लोग बाबा को ट्रोल करने लग गए, बाबा को गालियां देने लग गए। ये जो मीडिया ट्रायल है, ये पहला केस नहीं है इसका।
आपने 2017 के गुड़गांव स्कूल केस के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर एक बच्चे का मर्डर किया गया था एक स्कूल में। लोग बड़े गुस्से में थे इस केस के बाद। हरियाणा पुलिस ने एक स्कूल बस कंडक्टर अशोक कुमार को सस्पेक्ट बताया। पुलिस ने कहा कि इस बस कंडक्टर ने कन्फेस भी कर दिया कि क्राइम इसी ने ही किया है। पुलिस ने कहा कि इन्होंने बस के टूल बॉक्स में एक चाकू छुपा कर रखा था। इनफैक्ट एक स्कूल के एम्प्लॉय ने बस कंडक्टर के खिलाफ टेस्टिमनी भी दे दी। तो ये सब सुनकर जनता बड़ी कन्विंस हो गई और मीडिया बड़ा कन्विंस हो गया कि यह मर्डर अशोक कुमार ने ही किया था। लेकिन किसी ने भी यह सोचकर नहीं देखा कि एज पर लॉ, जो देश का लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग पुलिस की जो स्टेटमेंट होती है वो कोर्ट में एज एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती। लेकिन किसे फर्क पड़ता है, कौन इतना जानने की कोशिश करता है। लीगल ट्रायल के शुरू होने से पहले ही मीडिया ट्रायल ने अशोक कुमार को एक कॉन्विक्ट बता दिया और जनता ने फांसी की डिमांड करनी शुरू कर दी कि अशोक कुमार को फांसी पर चढ़ाया जाए। अब ऐसे केस में पुलिस एनकाउंटर्स भी हमें देखने को मिलते हैं अक्सर, लेकिन फॉर्चुनेटली इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। अगर पुलिस एनकाउंटर होता तो लोग सेलिब्रेट करने लग जाते कि भाई यहां इसने बच्चे का मर्डर किया था, एनकाउंटर हो गया, कहानी खत्म, हमारी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। लेकिन सीबीआई ने स्टेप इन किया यहां पर। उन्होंने फोरेंसिक एग्जामिनेशन करी क्राइम सीन की, सीसीटीवी की फुटेज देखी, कॉल रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया और उन्होंने पाया कि एक्चुअली में बस कंडक्टर मर्डरर नहीं थे। एक 11th क्लास के अननेम्ड स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट थी इस केस में। कोर्ट ने फाइनली अशोक कुमार को एक्विट कर दिया क्योंकि वो बेगुनाह थे और 2021 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी 4 गुड़गांव पुलिस के ऑफिसर्स के अगेंस्ट कि उन्होंने कंडक्टर को फ्रेम करने की कोशिश करी थी एविडेंस को मैनिपुलेट करके। अब आप कहोगे कि जस्टिस रिस्टोर हो गया, फिर से ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन किसी ने कंडक्टर की कहानी जानने की कोशिश करी, बाद में क्या हुआ था। नेशन वांट्स टू नो मीडिया ट्रायल वाले चैनलों को कोई टाइम नहीं मिला, लेकिन अशोक कुमार की सिस्टर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अशोक कुमार को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था पुलिस के द्वारा कि अब वो कोई भी मैनुअल वर्क नहीं कर सकते थे, हैवी सामान को नहीं उठा सकते थे, उन्हें चलने में डिफिकल्टी होती थी और पेन किलर इंजेक्शंस लेने पड़ते थे उन्हें। इस मीडिया ट्रायल ने उनकी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी। अरेस्ट होने के बाद उनकी वाइफ ममता ने भी अपनी जॉब खो दी। क्लीनिंग की नौकरी थी उनकी आसपास के गांव के स्कूल में। उनके पापा एक सिक्योरिटी गार्ड थे स्कूल में, उन्होंने भी अपनी नौकरी खो दी लॉकडाउन में। अशोक अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कूल फीस नहीं पे कर पाए। फॉर्चुनेटली कुछ लोकल लोगों ने उनकी मदद करी गुजारा चलाने में। इन्होंने कोई क्राइम नहीं कमिट किया था, लेकिन फिर भी इन्हें इतना सफर करना पड़ा। क्या ये सिर्फ बैड लक है कि एक क्राइम सीन के पास मौजूद थे? नहीं, बैड लक तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारा लॉ क्लियरली कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन मीडिया ट्रायल, टीआरपी की भूख, सेंसेशनलिज्म और जनता का जो रिएक्शनरी नेचर है, इन सब की वजह से इन्हें सफर करना पड़ा। होता क्या है दोस्तों, अक्सर जब भी हमें कोई इमोशनल इंसिडेंट मीडिया में देखने को मिलता है, जैसे कि कोई आतंकवादी हमला हो गया या किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, मीडिया इन्वेस्टिगेशन में मदद करने की जगह एक हंगामा क्रिएट कर देता है, जिससे पुलिस पर प्रेशर पड़ता है, पॉलिटिशियंस पर प्रेशर बढ़ता है और जल्दी से जल्दी पुलिस और पॉलिटिशियंस कोशिश करते हैं कि जनता को सेटिस्फाई करने के लिए, जनता जो बड़े गुस्से में है उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए किसी ना किसी को यहां पर जल्दी से सस्पेक्ट बता दो, किसी पर दोष डालने के लिए किसी को ढूंढ लो जिस पर सारा ब्लेम डाला जा सके। और जिसे भी मीडिया पकड़ लेता है ब्लेम डालने के लिए या पुलिस पकड़ लेती है ब्लेम डालने के लिए, उसकी फोटो छप जाती है मीडिया में, फ्रंट पेज पर प्राइम टाइम डिबेट्स होती हैं। लेकिन बाद में जब कोर्ट उन्हें बरी कर देता है, क्विट कर देता है, तो एक खबर अखबार के पेज 9, पेज 10 पर एक छोटे से सेक्शन में हमें देखने को मिलती है। जनता का जो माइंडसेट है ऐसी चीजों को लेकर, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई कोर्ट से ये बंदा छूट गया, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ा था तो इसने कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, क्योंकि पुलिस और कोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। पुलिस एक ऐसी एजेंसी है जिसे पॉलिटिशियंस के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। कोर्ट को भी आज के दिन कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन ऑन द होल अगर देखा जाए, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, हमारी जुडिशरी काफी इंडिपेंडेंट है हमारे पॉलिटिशियंस से, हमारी एग्जीक्यूटिव और बाकी ब्रांचेस से सरकार की। इसीलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, एक राजकुमार राव की फिल्म आई थी शाहिद करके। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो जरूर मैं रेकमेंड करूंगा इस फिल्म को देखना, क्योंकि इस फिल्म में भी इन्हीं इश्यूज पर बात करी गई है जिसकी मैं इस वीडियो में बात करने लग रहा हूं। ऐसा ही एक केस देखने को मिला था जब एक इंसान जो कि क्रॉनिक डिप्रेशन से सफर कर रहा था, वो आत्महत्या कर लेता है एक कमरे में, और जो लड़की जिससे वो प्यार करता है उसे कन्विक्ट बनाया जाता है मीडिया ट्रायल के द्वारा। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की। और जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी मुकेश अग्रवाल 1990 में, कुछ लोगों ने रेखा को डायन करके बुलाया था। कुछ बाकी सेलिब्रिटीज रेखा के कंप्लीटली अगेंस्ट हो गए थे इस इंसिडेंट के बाद।
बाद में पता चला कि रेखा की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस डेथ में और ये सिर्फ एक सुसाइड था। ये सब करने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ गए हैं जो इससे भी बुरे सेंसेशनलिज्म और इंसल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों को बदनाम करने के लिए और अपनी टीआरपी गेन करने के लिए। कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा करियर ही किसी और को बदनाम करने पर आधारित है, रोस्टिंग पर आधारित है। अब जो गौरव के साथ हुआ एक्चुअली में ये सोशल मीडिया के थ्रू काफी ज्यादा हेट ड्राइव किया गया था। कुछ ऐसे ही गोदी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए थे गौरव को अक्यूज करने के लिए, गौरव को बदनाम करने के लिए कि ये देखो कैसे एक नंबर का चोर है, यहां से बाबा के पैसे चुरा लेता है, ये तो स्कैम 2020 है। कुछ लोगों ने ऐसे बड़े बड़े लेबल तक दे दिए थे। अपना यूट्यूब पर ही मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया था और यह काफी खतरनाक चीज है। और यहां पर कुछ हद तक दोष जनता के माइंडसेट पर भी जाता है। लोग इतने ज्यादा रिएक्शनरी हो गए हैं कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तुरंत जनता देखने लग जाती है कि भाई ढूंढो किसे ब्लेम किया जा सकता है इस इंसिडेंट में, किसे विलन बनाया जा सकता है और फिर उस विलन को जाकर गालियां दो, उनके खिलाफ ट्रोलिंग करो। मतलब यही रह गया है क्या करने के लिए यहां पर? हर चीज में किसी ना किसी को एंटी नेशनल बोलना है, किसी ना किसी को देशद्रोही बोलना है, किसी को यहां पर चोर बोलना है। इंसान को इंसान की तरह नहीं देख सकते क्या? यहां पर बाबा और गौरव का जो केस चल रहा है दोनों को इंसानों की तरह नहीं देख सकते? किसी को विलन बनाना जरूरी है क्या इस सिचुएशन में? जब ये दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावत रिलीज हो रही थी तब एक राइट विंग मिलिटेंट ग्रुप ने दीपिका पादुकोण को धमकी दी थी कि उनकी नाक काट देंगे। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस चीज को सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन जब एक्चुअली में फिल्म रिलीज हुई तो पता चला कि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, गुस्सा होने वाली बात। तो सोचकर देखिए कि किस हद तक लोग रिएक्शनरी हो गए और दीपिका को कितना कुछ झेलना पड़ा, ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, बस किस रीजन की वजह से? कोई रीजन भी नहीं था इस चीज के लिए। तो मुझे लगता है दोस्तों इन सारे इंसिडेंट से दो मेन चीजें हम सीख सकते हैं। पहला तो यह है कि इतना रिएक्शनरी मत बनो। जो भी मीडिया में सुनते हो, कोई नई खबर देखते हो, अंधाधुंध उसमें विश्वास मत कीजिए। जो मीडिया कहने लग रहा है, जो पुलिस कहने लग रही है, पेशेंस रखिए। और एक तो बिलीव करना तो एक चीज हो गई, उसके बाद किसी को ब्लेम करना इस चीज के लिए, किसी को गालियां देना, किसी को ट्रोल करना, क्या मिलेगा आपको ये करने से? क्यों अपना फालतू में टाइम वेस्ट करते हो ऐसी चीजें करके? और दूसरा ये है दोस्तों कि जो गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर्स हैं इनके सेंसेशनलिज्म को इग्नोर करना सीखिए। तभी हमारी सोसाइटी से रोस्टिंग, अब्यूजिंग और ट्रोलिंग जैसे सोशल इवल्स को बाहर निकाला जा सकता है और हमारे समाज में रैशनैलिटी, लॉजिकल डिस्कशंस और यूनिटी जैसी चीजों को प्रमोट किया जा सकता है, इनकरेज किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।